Track number 3B. In this track, recording has been done from page number 119 to page number 124. It covers recording of section C, literature, textual comprehension, A, prose section, remaining part of chapter 1. Page number 119. Exercises. Think as you read. Question 1. What was Franz expected to be prepared with for school that day? उस दिन स्कूल जाते वक्त फ्रेंच से किस चीज़ को तैयार कर जाने की उम्मीद की गई थी? आंसर, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल्स। कृदंतों के प्रयोग करने के नियमों को तैयार कर जाने की उम्मीद की गई थी। सेकेंड, वॉट डिड फ्रांस नोटिस दैट वॉज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? उस दिन फ्रेंड्स ने स्कूल में क्या असामान्य होने का अनुभव किया? आंसर, ही नोटिस दैट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल, काम एंड क्वाइट लाइक संडे मॉर्निंग, while on other days it used to be a great hustle and bustle. The sound could be heard out in the street, the opening and closing of the desk, lessons repeated in unison very loud, and the teacher's great ruler rapping on the table made a great noise. But on that day the whole school looked so strange and solemn. It was quite unusual and surprising. उसने ध्यान दिया कि सब कुछ रविवार के दिन के समान शांत था, जबकि उसके अलावा दूसरे दिन काफ़ी शोर शराबा होता है। कुछ ऐसा ही सड़क पर सुना जा सकता था। डेस्कों का खुलना और बंद होना, पाठों को ज़ोर से दोहराया जाना, शिक्षक के रूलर का टेबल पर पटकने की आवाज़ सुनाई देना, लेकिन उस दिन विचित्र और सब कुछ शांत था। यह बहुत ही असाधारण और आश्चर्यजनक था। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? सूचना पटल पर क्या लगा हुआ था? आंसर, इट वॉज अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन that only German was to be taught in the school of Alsace and Lorraine. उस पर बर्लिन का एक आदेश लगा हुआ था कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा को ही पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे? बर्लिन से आए हुए आदेश के बाद उस दिन स्कूल में क्या परिवर्तन हुआ? आंसर, there was complete silence everywhere. All looked sad and serious. Old people of the village had came to thank Mr. Hamel for his faithful service for 40 years. चारों तरफ पूर्ण रूप से शांति थी, सभी उदास और गंभीर थे। गांव के बुजुर्ग लोग मिस्टर हेमल को उनके 40 वर्ष की सेवा अवधि के लिए धन्यवाद देने के लिए आए थे। क्वेश्चन 5, How did Fran's feeling about Mr. Hamel and school change? Mr. Hamel और स्कूल के बारे में फ्रेंड्स की सोच में परिवर्तन कैसे था? आंसर, Franz was now very sad for Mr. Hamel. He forgot all about his cranky behavior. Now he did not hate school. He made books as his friends. फ्रेंड्स मिस्टर हेमल के प्रति बहुत दुखी था। वह उनके चिड़चिड़े व्यवहार को भूल गया था। अब वह स्कूल से नफरत नहीं करता था, वह पुस्तकों को अपना मित्र बना लिया। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। 1. द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। व्हाट शोज यू दिस? व्हाई डज दिस हैपन? इस कहानी में लोगों ने अचानक यह महसूस किया कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी कीमती है। यह तुम्हें क्या दर्शाता है? यह कैसे घटित हुआ? आंसर, प्रशिया गॉट विक्ट्री ओवर एल्सेस. इट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ मिस्टर एम हेमल्स स्कूल वेरी मच. Orders from Berlin were sent to all schools of Alsace and Lorraine that they would teach only German instead of French. The students became sad because of their indifference to their own language. Mr. Hamel addressed about the importance of French. He told that French is the most beautiful, clearest and most logical language of the world. This shows Mr. Hamel's patriotic feeling. Franz was shirker and sentimental. He felt sorry for neglecting his lessons in French.
He had a deep respect for his teacher when, with profound grief, Mr. Hamel told, "School is dismissed, you may go." प्रशिया ने अल्सेस पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसने मिस्टर हेमल के स्कूल को प्रभावित किया था। बर्लिन से प्राप्त आदेशों को अल्सेस और लॉरेन के विद्यार्थियों में भेज दिया गया था कि सभी विद्यालयों में फ्रेंच की जगह जर्मन भाषा को पढ़ाएंगे। सभी विद्यार्थी यह जानकर उदास हो गए थे क्योंकि वे सभी भिन्न भिन्न भाषा भाषी के थे। मिस्टर हेमल ने सभी को फ्रेंच के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि फ्रेंच विश्व की बहुत ही सुंदर, स्पष्ट और तार्किक भाषा है। यह सोच ही हेमल के देशभक्ति को दर्शाता है। फ्रेंच कामचोर लेकिन भावुक विद्यार्थी था। उसे फ्रेंच पाठों को हटाए जाने पर अत्यधिक दुख था। उसे अपने शिक्षक के प्रति काफ़ी सम्मान था। जब हेमल अत्यधिक भावुक होकर बोले, स्कूल का समय अब समाप्त हुआ, अब आप लोग जा सकते हैं। सेकेंड, फ्रांस थिंक्स, will they make them sing in German, even the pigeons? What could this mean? There could be more than one answer. फ्रेंच सोचता है, क्या मैं जर्मन भाषा में लोगों से गाना गवाएंगे, यहाँ तक कि कबूतरों से भी? इसका क्या अर्थ है? इसका अन्य उत्तर भी हो सकता है। आंसर, it means that the Germans can enslave the French, but they can't take away their love for French language. It is in their blood and cannot be finished as long as they are alive. The order aroused the patriotic feeling among the people. Suddenly they realized how precious their language was to them. Mr. Hamel told that French is the most beautiful language in the world. It is the clearest and most logical language. Franz became very sentimental. This was his last lesson in French. He felt sorry for neglecting his lessons in French. Now he had great respect for French and Mr. Hamel. इसका अर्थ है कि जर्मन फ्रेंच को गुलाम बना सकता है, लेकिन वे लोग उनके मन से फ्रेंच भाषा के प्रति प्यार को नहीं निकाल सकते। यह उनके खून में है और वे जब तक जीवित है तब तक उनमें से उसे कोई निकाल नहीं सकता। आदेश ने लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को जागृत कर दिया। अचानक उन लोगों ने यह महसूस किया कि उनकी भाषा उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मिस्टर हेमल ने कहा कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। यह एकदम स्पष्ट और तार्किक भाषा है। फ्रेंच बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गया था। उसके लिए यह फ्रेंच का आखिरी पाठ था। अभी तक उसमें फ्रेंच पाठों को तिरस्कृत करने का बहुत दुख है। अब उसके अंदर फ्रेंच के प्रति और मिस्टर हेमल के प्रति काफ़ी सम्मान है। टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट 1. When people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Can you think of examples in history where a conquered people had their language taken away from them or had a language imposed on them? जब लोग गुलाम हैं, जब तक वे अपनी भाषा के प्रति आसक्त है, यह वैसी ही है जैसे उनके पास उनके कैद खाने की चाबी है। क्या आप इतिहास में से उन विजयी लोगों के उदाहरणों को बता सकते हैं जो अपनी भाषा के कारण बाहर आए हो या जो भाषा उन पर थोपी गई हो? आंसर, द टीचर मिस्टर हैमल in the last lesson told the students about the importance of a language in the lives of the people. He told that a language always keeps the people united. He provoked them to fight unitedly to win their freedom from slavery. There are examples in history where conquered people had held fast to their language and they could win their freedom from their ruler. The biggest example in history is that of British and India, who left the impact of English on us. Mr. M. Hamel went on to say to his enslaved people of France in the school at the district of Alsace, "We must guard it, the language, among us and never forget it." In other examples, we can see that Spanish and Portuguese have been imposed on the people of Latin American countries. शिक्षक
मिस्टर हेमल द लास्ट लेसन में विद्यार्थियों को भाषा का महत्व और इसका उनके जीवन में महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भाषा लोगों को हमेशा जोड़कर रखता है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे सभी एकजुट होकर गुलामी से स्वतंत्रता को प्राप्त करें। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जहां विजयी लोगों ने अपनी भाषा के दम पर शासकों से विजय को प्राप्त किया है। सबसे बड़ा उदाहरण है जब ब्रिटिश लोगों ने भारत पर अपनी भाषा अंग्रेजी का छाप छोड़ा था। मिस्टर हेमल ने आगे फ्रांस के गुलामों को अल्सेस के विद्यालय में कहा, हमें इसकी यानी भाषा की रक्षा करनी है और इसे कभी भी नहीं भूलना है। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि स्पेनिश और पुर्तगाली लैटिन अमेरिका देशों के लोगों पर थोपा गया था। दो, what happens to the linguistic minority in a state? How do you think they can keep their language alive? For example, Punjabis in Bangalore, Tamilians in Mumbai, Kannadians in Delhi, Gujaratis in Kolkata। क्या होता है जब किसी राज्य में भाषा अल्पसंख्यक होते हैं? आप क्या सोचते हैं कि वे अपनी भाषा को कैसे जीवित रखते होंगे? उदाहरण के तौर पर बैंगलोर में पंजाबी, मुंबई में तमिल लोग, दिल्ली में कन्नड़ के लोग, कलकत्ता में गुजराती लोग। आंसर, अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फेसेस अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन अ स्टेट। They have to learn their language to make interaction among themselves. Even in schools and colleges have the language of majority. Punjabis in Bangalore, Tamilians in Mumbai, Kannadians in Delhi and Gujaratis in Kolkata face the same problem. They safeguard their language by making interaction with their community. They gather and celebrate their festivals with a great joy. They are never ignored by a lot of the states, but they hardly develop social relations with other outside their linguistic group. They hold fast to their language. They have their minority schools to teach the language to the children. Through shows, celebrations, public libraries and public gatherings, they keep their language alive. अल्पसंख्यक भाषाई लोगों को राज्य में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर उन लोगों को उनकी भाषा को भी सीखना पड़ता है ताकि लोगों के बीच में बातचीत हो सके। यहाँ तक कि स्कूलों और कॉलेजों में भी बहुभाषा के लोग पढ़ते हैं। बेंगलोर में पंजाबी, मुंबई में तमिल, दिल्ली में कन्नड़ लोग और कलकत्ता में गुजराती लोग इसी प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। वे अपनी भी रक्षा के लिए वे अपने ही संप्रदाय में अत्यधिक मिलते जुलते हैं। वे सभी एकत्रित होकर त्योहारों को खुशियों के साथ मनाते हैं। उन्हें राज्य में तिरस्कृत तो नहीं किया जाता, लेकिन अन्य लोगों के मध्य सामाजिक रिश्ता नहीं बना पाते हैं। वे अपनी भाषा के प्रति बहुत आसक्त होते हैं। उनका अपना अल्पसंख्यक भाषाई विद्यालय होता है जहां वे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रदर्शनियों के माध्यमों से, आयोजनों के माध्यमों से, सार्वजनिक वाचनालयों में और एक साथ एकत्रित होकर अपनी भाषा को जीवित रखते हैं। 3. Is it possible to carry pride in one's language too far? Do you know that linguistic chauvinism means? CHAUVINISM। क्या यह संभव है कि हम अपनी भाषा पर लंबे समय तक गर्व कर सके? भाषाई आसक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? आंसर, It is good if we feel proud of our own language, culture and traditions. But on the other hand, we must respect the other linguistic minorities. Linguistic chauvinism is the unreasonable belief of one's own language. For an example, German was imposed to be taught in the school of Alsace and Lorraine and the teaching of French was stopped. यदि हम अपनी स्वयं की भाषा, संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करते हैं तो यह अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ हमें अन्य अल्पसंख्यक भाषाई लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। भाषाई आसक्ति बिना किसी कारण के अपनी भाषा पर पूर्ण विश्वास करना होता है। उदाहरण के तौर पर जर्मन भाषा को अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में पढ़ाने के लिए थोप दिया गया था और फ्रेंच पढ़ाना बंद कर दिया गया। वर्किंग विथ वर्ड्स। क्वेश्चन 1. English is a language that contains words from many other languages. This inclusiveness is one of the reasons. It is now a world language. For example,
Petit. French, kindergarten. German, capital. Latin, democracy. Greece, bazaar. Hindi. Find out the origins of the following words. Tycoon, tulip, logo, bandicoot, barbecue, veranda, robot, zero, ski, trek. Answer: words, origin. Tycoon, Japanese, Taikun. Tulip, French, Tulipe. Logo, German, Logos. Bandicoot, Telugu, Pandikokku. Pandikoku. Barbecue, Spanish, Barbacoa. Barbaco. Veranda, Portuguese, Veranda. Robot, chess, Czech. Robota. Zero, Arabic, Cipher. Cipher. Ski, Norwegian. Trek, Dutch, Trekken. Question 2. Notice the underlined words in these sentences and tick the option that best explains their meaning. 1. What a thunderclap these words were to me. Underlined word, thunderclap. The words were: 1. Loud and clear. 2. Startling and unexpected. 3. Pleasant and welcome. Answer: 1. Loud and clear. B. When people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Underlined word, hold fast to their language, it is as if they had the key to their. It is as if they have the key to the prison as long as they: 1. Do not lose their language. 2. Are attached to their language. 3. Quickly learn the conqueror's language. Answer: are attached to their language. Second. C. Don't go so fast. You will get to your school in plenty of time. Underlined word, in plenty of time. You will get to your school: 1. Very late. 2. Too early. 3. Early enough. Answer: third, early enough. D. I never saw him look so tall. Underlined word, look so tall. M. Hamel: 1. Had grown physically taller. 2. Seemed very confident. 3. Stood on the chair. Answer: third, stood on the chair. Noticing form. Read this sentence. M. Hamel had said that he would question us on participles. In the sentence above, the verb form had said in the first part is used to indicate an earlier past. The whole story is narrated in the past. M. Hamel's saying happened earlier than the events in his story. This form of the verb is called the past perfect. Pick out 5 sentences from the story with this form of verb and say why this form has been used. Here there is a table with 3 columns. First column serial number, second column past perfect, and third column why used. 1. Past perfect. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. Why used: little earlier past thought on. Second, past perfect. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. Why used: earlier past action of overcoming his fear. Third, past perfect. Hauser had brought an old primer. Why used: earlier past actions of bringing primer with. Fourth, past perfect. In the same grave and gentle tone which he had used to me, said, my children, this is the last lesson I shall give you.
Y used to indicate a little earlier past action of speaking and gentle tone. Fifth, past perfect. My books that I had seemed such a nuisance a while ago. Y used till a little before the past thought of thinking books a nuisance. Writing. Question 1. Write a notice for your school bulletin board. Your notice could be an announcement of a forthcoming event or a requirement to be fulfilled or a rule to be followed. Answer 1. First. Forthcoming event. MG Public School, Raipur, CG. Notice 12th March 2000 inter-class swimming competition. This is to inform all the students that the inter-class swimming competition would start from 25th of this month. All students who want to take part in this competition should give their names to the undersigned by the 21st of this month. Left hand side, Mukesh Singh, head boy. Or second, a requirement to be fulfilled. JLN Vidyalay, Jabalpur. Notice 20th March 2000 All the students of 10th and 12th are hereby informed to return the library books issued to them by 20th February. Otherwise, they would not be issued their admission cards for the board examination. A late fine of ₹10 per day will be charged after that day. Left hand side corner, Rahul Gupta, librarian. Or third, a rule to be followed. Adarsh Vidya Mandir, Indore, MP. Notice, cleanliness drive. 3rd Feb 2000 The Students' Council of the school has decided to organize a week-long cleanliness drive around the school from 8th Feb. During this drive, the surroundings of the school will be cleaned and beautified. The students of class 11th are to participate in this drive. Class representative of class 11th should ensure the enrollment of all the students of the class before 7th of Feb. Left hand corner, Mukesh Kumar, Health Secretary, Student Council. Question 2. Write a paragraph of about 100 words arguing for or against having to study 3 languages at school. Answer. For to study 3 languages at school. Since India is a multilingual country and our states have been recognized on linguistic basis, studying 3 languages at school is certainly not an extra burden. It is the need of the hour too. Above all, English is getting good ground as one of the link language at national and international level. Students of all areas have to live or travel throughout the country on business, trade, tourism, education or professional requirements. The 3 language formula for school teaching has been proving a boon because different languages are spoken in each region. It will not only help better communication and understanding among people but also promote national integration. Hence, the 3 languages study will promote national interest among the citizens of India. Against to study 3 languages at school. A small child at the age of 3 or 4 is sent to school for study and the child gets the lessons in English, and generally this language is not spoken in home. When the child steps in high school, he is taught additional language, Sanskrit along with Hindi and English, and this language is not common in general. In India, the families are well settled in their native places and they hardly get any chance to speak second and third language what they have studied at school, and moreover it is seen that the pass outs are only getting petty jobs for earning their livelihood. There was not any use of 2 additional languages what they have been taught at a school. It is only wastage of time. Question 3. Have you ever changed your opinion about someone or something that you had earlier liked or disliked? Narrate what led you to change your mind. Answer 3. Facts can never be denied sooner or later. Some of the instances come in our life to change the mind thereafter. Such an experience occurred the previous day in my life and it has changed my mind.
My PE teacher, Mr. R.K. Singh, appeared to me as a very strict teacher. Though he was a very hard worker and was very harsh on work shriekers, in his outdoor PE classes he wouldn't tolerate any mistake in the ground. He believed that physical exercise are as important as the other subjects. He believed in health and wealth. I observed him many times and found him always the most devoted teacher of our school. If he was harsh, it was only to motivate students to work harder. He craved for perfection. At last, I was fascinated by his devotion to his work. He became my role model. Now I feel in myself proud to be a student of such a great teacher. Things to do. Question 1. Find out about the following. You may go to the internet, interview people, consult reference books, or visit a library. A. Linguistic human rights. B. Constitutional guarantees for linguistic minorities in India. Answer. Students' explanatory activity. Do it yourself. Question 2. Given below is a survey form. Talk to at least 5 of your classmates and fill in the information you get in the form. The form has 6 columns. First column is serial number. Second, languages you know. Third, home language. Fourth, neighborhood language. Fifth, city or town language. And sixth, school language. Answer. Students' activity. This track ends here. Remaining part of this chapter will be continued on the next track. Track number 3C. In this track, recording has been done from page number 124 to page number 131. It covers recording of section C, literature, textual comprehension, A, prose section, remaining part of chapter 1. Page number 124. Other important exercise. Short answer type questions. Question 1. What was the fear in little Fran's mind when he started for school in the morning? जब नन्हा फ्रेंच सुबह स्कूल के लिए प्रस्थान किया तो उसके दिमाग में कौन सा डर था? Answer. On that day, Franz was very late for the school. He feared that the teacher would scold him. Also, the teacher had given the home task to learn participles, and Franz did not know a word about participles. Hence, he was in great fear. उस दिन फ्रेंच को स्कूल के लिए बहुत देर हो गया था. उसे डर था कि उसके शिक्षक उसे डांटेंगे क्योंकि शिक्षक ने उसे कृदंतों को याद करने का गृह कार्य दिया था और फ्रेंच उसके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था. इसीलिए उसके मन में बहुत ज़्यादा भय था. प्रश्न 2. Why did Franz not want to go to school that day? फ्रेंच उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? Answer. Franz was late for the school. He thought that the teacher would scold him and he would ask questions on participles. Franz did not know anything about participles, so he thought of running away and spent the day out of doors. फ्रेंच को स्कूल के लिए देर हो गया था. उसने सोचा कि शिक्षक उसे डांटेंगे और उससे कृदंतों के ऊपर प्रश्न पूछेंगे. इसीलिए उसने सोचा कि उस दिन बाहर ही दिन बिताया जाए. Question 3. What did Franz see while he was going to school? स्कूल जाते वक्त फ्रेंच ने क्या देखा? Answer. He saw the Prussian soldiers were drilling in an open field. When he was passing through the town hall, he saw a crowd stood in front of the bulletin board. He wanted to see the crowd. उसने देखा कि प्रशियन सैनिक एक खुले मैदान में ड्रिल कर रहे थे. जब वह टाउन हॉल के पास से गुजरा तब उसने देखा कि लोगों की भीड़ सूचना फलक पर जुटी हुई थी. भीड़ को देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ. Question 4. What things tempted Franz to keep away from school? किन चीज़ों से आकर्षित होकर फ्रेंच स्कूल से दूर रहना चाहता था? Answer. It was a warm and bright day. Birds were chirping on the trees. Prussian soldiers were drilling in an open field, and Franz thought that it was more tempting than going to school.
उस दिन हल्का गर्म और चमकीला दिन था। प्रशिया के सैनिक एक खुले मैदान में ड्रिल कर रहे थे, तो फ्रेंड्स ने सोचा कि स्कूल जाने की अपेक्षा यह दिन ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। क्वेश्चन 5. What was the order from Berlin and what changes did it cause in the school? बर्लिन से कौन सा आदेश आया था और उसके बाद से स्कूल में क्या परिवर्तन आया? आंसर: The order said that the German would be taught in the school of Alsace and Lorraine, and for that the new teachers were coming the next day. There was complete silence everywhere. The people looked sad and serious. The old people of the village came to thank Mr. Hamel for his faithful services of 40 years. उस आदेश में कहा था कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा का अध्ययन होगा और इसके लिए नए शिक्षक दूसरे दिन विद्यालय पहुंच रहे हैं। चारों तरफ शांति का वातावरण था। सभी लोग उदास और गंभीर थे। गांव के बुजुर्ग लोग मिस्टर हेमल को उनके 40 वर्षों की सेवाओं के लिए धन्यवाद देने के लिए आए थे। क्वेश्चन 6. What did the blacksmith say to Franz? लोहार ने फ्रेंच को क्या कहा? आंसर: Franz was moving very fast because he was late for school. The blacksmith was standing in front of the bulletin board at the town hall. He told him not to go fast as he would get to school in plenty of time. फ्रेंच बहुत जल्दी चल रहा था क्योंकि उसे स्कूल के लिए देर हो गया था। वही सूचना फलक के सामने एक लोहार खड़ा था। उसने उससे कहा कि इतना तेज मत जाओ, स्कूल जाने में अभी बहुत समय है। क्वेश्चन 7. What was Franz expected to be prepared with for school that day? उस दिन स्कूल के लिए फ्रेंच से क्या उम्मीद की गई थी? आंसर: The teacher had said that he would ask questions on the participles. So Franz was expected to be prepared with the rules for the use of participles, but little Franz didn't know a word of them. शिक्षक ने कहा था कि वह उससे कृदंतों के बारे में प्रश्न पूछेंगे, अतः फ्रेंच से यह अपेक्षा थी कि वह कृदंतों के नियमों और उनके प्रयोगों के बारे में तैयारी करके आएगा, लेकिन नन्हा फ्रेंच उसके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। क्वेश्चन 8. What usual noises could be heard in the street when the school began? जब विद्यालय शुरू हुआ तब सामान्य दिनों के समान सड़क पर कौन कौन सी आवाज़ें आ रही थी? आंसर: The sound of opening and closing desk. There was the loud noise of lessons being repeated in unison. The teacher's great ruler rapping on the table could also be heard. डेस्कों के खुलने और बंद होने की आवाज़ें आ रही थी। पाठों का ज़ोर से एक साथ पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। शिक्षक के बड़े से रूलर से डेस्क पर पीटने की आवाज़ें को सुना जा सकता था। क्वेश्चन 9. What did Franz see through the window when he reached his school? जब फ्रेंच अपने स्कूल पहुंचा तो उसने खिड़की से क्या देखा? आंसर: Franz saw that his classmates were already at their places. Mr. Hamel was walking up and down in the classroom. He was holding his iron ruler under his arm. फ्रेंच ने देखा कि उसके कक्षा में साथी पहले से ही अपने स्थान पर मौजूद थे। मिस्टर हेमल कक्षा में ऊपर नीचे चहल कदमी कर रहे थे, अपने लोहे के रूल को अपने बाजू में दबा रखे थे। क्वेश्चन 10. The teacher did not scold Franz for his coming late to school. Why? शिक्षक ने फ्रेंच को उसके स्कूल देर से आने पर नहीं डांटा, क्यों? आंसर: Mr. Hamel, his teacher, did not scold Franz for his coming late to school because it was Mr. Hamel's last day at school. He was sad to leave the school. On the other hand, the villagers were sitting on the back benches. मिस्टर हेमल, उसके शिक्षक ने फ्रेंच को उसके स्कूल देर से आने पर नहीं डांटा क्योंकि उस दिन मिस्टर हेमल का स्कूल में आखिरी दिन था। स्कूल छोड़ने का उन्हें बहुत दुख था। दूसरी तरफ गांव वाले कक्षा में आखिरी बेंच पर बैठे थे।
Question 11. How was Mr. Hamel dressed on his last day in school? मिस्टर हेमल अपने विद्यालय के आखिरी दिन कैसा वस्त्र पहने थे? आंसर, he was dressed in his best clothes. He wore beautiful green coat and a frilled shirt. Also he wore a little black silk cap. He always wore this dress on inspection and prize distribution days. वे अपना सबसे अच्छा वस्त्र पहने थे। वे हरे रंग का कोट और झालर वाला शर्ट पहने थे। साथ ही सिर पर छोटे काले रंग का टोपी भी पहने हुए थे। वे इस वस्त्र को विद्यालय में निरीक्षण के दौरान और इनाम वितरित करने वाले दिनों में पहनते थे। Question 12. Why did Hauser and the other villagers come to attend the last lesson? हाउजर और अन्य गांव वाले द लास्ट लेसन के लिए क्यों उपस्थित थे? आंसर, दे केम टू थैंक मिस्टर हैमल फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस. दे सैट ऑन द लास्ट बेंचेस विद द स्टूडेंट्स. वे लोग मिस्टर हेमल को उनके 40 वर्ष की ईमानदारी पूर्वक बिताए सेवा के लिए धन्यवाद देने के लिए आए थे. वे लोग कक्षा में अंतिम बेंचों पर अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठे थे. Question 13. What information did Mr. Hemal give to the children in his class? मिस्टर हेमल ने कक्षा में बच्चों को क्या जानकारी दी? Answer, Mr. Hemal told in the class that it would be his last lesson. Orders had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new teacher was coming the next day. मिस्टर हेमल ने बच्चों को कहा कि यह उनका इस कक्षा में आखिरी अध्याय है. बर्लिन से आदेश प्राप्त हुआ है कि अल्सेस और लॉरेन के विद्यालयों में जर्मन भाषा को ही पढ़ाया जाए. उन्होंने कहा कि कल नए अध्यापक आ रहे हैं. Question 14. What a thunderclap these words were to me. What were those words and what was their effect on France? ये शब्द मेरे लिए कितना वज्रपात के समान है. वो शब्द कौन से थे और उनका प्रभाव फ्रांस पर क्या पड़ा? आंसर, मिस्टर हैमल told in the class that it would be his last lesson. Orders had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new teacher was coming the next day. These words came as a thunderclap to France. मिस्टर हेमल ने कक्षा में कहा कि ये उनकी आखिरी अध्याय है. बर्लिन से आदेश प्राप्त हुआ था कि अल्सेस और लॉरेन के विद्यालयों में जर्मन भाषा को ही पढ़ाया जाएगा. नए शिक्षक कल आएंगे. ये शब्द फ्रांस के लिए वज्रपात के समान थे. Question 15. How did France feel when Mr. Hamel said that it was last lesson at school? जब मिस्टर हेमल ने कहा कि यह उनका विद्यालय में आखिरी अध्याय है, तब फ्रेंच को कैसे महसूस हुआ? आंसर, फ्रांस was shocked to listen that he cursed the Prussian rulers and himself too. He was said that he didn't learn his lessons previously. He used to call his books a nuisance. Now he was sorry that he would never see Mr. Hamel again. फ्रेंच यह सुनकर स्तब्ध हो गया. उसने प्रशियन शासकों को और स्वयं को खूब कोसा. वह उदास था क्योंकि वह पूर्व में अपने पाठों को नहीं पढ़ा था. वह अपने किताबों को फालतू कहता था. अब उसे बहुत दुख है कि वह अब मिस्टर हेमल से कभी नहीं मिल सकेगा. Question 16. What did Mr. Hamel ask France to recite and how did France fare in it? मिस्टर हेमल ने फ्रेंच को बोलने के लिए क्या कहा और क्या फ्रेंच ने उसे बताया? आंसर, मिस्टर हेमल asked France to recite the rules of participles, but France got mixed up on the first verse. He just stood there holding on the desk. He was embarrassed and did not dare to look up. मिस्टर हेमल ने फ्रेंच को कृदंतों के नियमों को बताने के लिए कहा, लेकिन फ्रेंच पहले शब्द में ही अटक गया था. वह वहीं पर डेस्क को पकड़कर खड़ा था. वह परेशान था और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था.
Question 17. What did Mr. Hamel say when Franz didn't tell the rules of participles? जब फ्रेंच ने कृदंतों के नियमों को नहीं बताया तब मिस्टर हेमल ने क्या किया? आंसर. मिस्टर हेमल did not rebuke Franz. He said that it's not good to put off learning. He blamed Franz's parents for not caring about his studies. He blamed himself too. मिस्टर हेमल ने फ्रेंच को नहीं डांटा. उन्होंने कहा कि याद करने से बचना ठीक नहीं है. उन्होंने फ्रेंच के माता पिता को भी दोषी ठहराया कि वे उसकी पढ़ाई के प्रति ध्यान नहीं देते. इसके लिए उन्होंने अपने आप को भी दोषी ठहराया. Question 18. What did Mr. Hamel tell the students about the French language? What did he ask them to do and why? मिस्टर हेमल ने विद्यार्थियों को फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बताया, इसके लिए उन्होंने उनसे क्या करने के लिए कहा और क्यों? आंसर. ही टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. ही ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज. ही वॉन्टेड टू कीप इट अलाइव एंड नेवर फॉरगेट इट. उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि फ्रेंच भाषा दुनिया की बहुत ही सुंदर भाषा है. यह भी कहा कि यह सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा भी है. वह सबसे चाहते थे कि इसे लोग जीवित रखें और कभी न भूले. Question 19. What happened when the church clock struck 12? जब चर्च की घड़ी में 12 बजा तब क्या घटित हुआ? Answer. When the church clock struck 12, there were sounds of the midday prayer, Angelus. Meanwhile, the sound of trumpets by Prussian soldiers was heard. They were returning from their drill. Mr. Hamel stood up to say something, but he was not able to say, so he took a piece of chalk and wrote in big letters, "Long live France." जब चर्च की घड़ी में 12 बजा तब दोपहर की प्रार्थना एंजिलस शुरू हुआ. इसी बीच प्रशियन सैनिकों ने बिगुलों की आवाज़ सुनाई दी. वे लोग अपने ड्रिल अभ्यास से वापस आ रहे थे. मिस्टर हेमल कुछ कहने के लिए खड़े हुए, लेकिन वे कुछ भी नहीं कह सके. इसीलिए वे एक चौक का टुकड़ा लेकर बड़े अक्षरों में लिख दिए, फ्रांस अमर रहे. Question 20. France thinks, will they make them sing in German, even the pigeons? What does this tell us about the attitude of the Frenchmen? फ्रेंच सोचता है, क्या वे उनसे जर्मन में गवाएंगे, यहाँ तक कि कबूतरों को भी? यह हमें फ्रेंच वासियों के व्यवहार के बारे में क्या बताता है? आंसर. This tells us about the love of the Frenchmen to their country and their own language. This love is in their blood and cannot be stopped as long as they are alive. They can slay the body but not the spirit. If a bird cannot sing in another bird's voice similarly, no one can make a Frenchman love another nation's language over and above his own language. यह हमें फ्रेंच वासियों के देश प्रेम और उनकी भाषा के प्रति प्रेम को बताता है, और यह प्यार उनके खून में है और यह उनके अंदर तब तक जीवित रहेगा जब तक वे जीवित हैं. वे उनके शरीर को गुलाम बना सकते हैं, लेकिन उनके उत्साह को नहीं. यदि कोई पक्षी दूसरी पक्षी का आवाज़ में नहीं गा सकता, उसी प्रकार कोई भी फ्रेंच व्यक्ति दूसरे राष्ट्र की भाषा को प्यार नहीं कर सकता. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. Question 1. Give a character sketch of Mr. M. Hamel on the basis of your study of the story, The Last Lesson. कहानी The Last Lesson के आधार पर मिस्टर M. Hamel का चरित्र चित्रण कीजिए. Answer. Mr. M. Hamel was the French teacher at a school in the French district of Alsace and Lorraine. He had honestly served the school for 40 years. He was the true lover of French language and made it to keep alive. He taught very well and all grasped him very well.
He became very disappointed when he saw that the students were not taking interest in French language. This was also the reason for Mr. Hamel to teach honestly French language to them. Though he was very strict, but in reality he was over concerned for his pupils. With a heavy heart, he wrote on the blackboard in bold letters, "Vive la France." मिस्टर एम हेमल फ्रेंच ज़िले के अल्सेस और लॉरेन के एक विद्यालय में शिक्षक थे। उन्होंने उस विद्यालय में 40 वर्षों तक ईमानदारी पूर्वक अपनी सेवाएं दी थी। वह फ्रेंच भाषा के सत्य प्रेमी थे और उसको उन्होंने जीवित रखने का प्रयास किया। वह फ्रेंच भाषा को बहुत अच्छी तरह पढ़ाते थे और सभी उनको बहुत अच्छी तरह से समझते थे। वे इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थे कि विद्यार्थी फ्रेंच भाषा में दिलचस्पी नहीं लेते थे। यह भी एक कारण था कि वे इस भाषा को बहुत ईमानदारी से पढ़ाते थे। यद्यपि वे सख्त थे, लेकिन वास्तव में वे अपने विद्यार्थियों के बारे में ज़्यादा चिंतित रहते थे। भारी हृदय से उन्होंने शाम पट पर लिखा, फ्रांस अमर रहे। क्वेश्चन 2, How did Mr. Hamel look different on the day of the last lesson? अंतिम अध्याय पढ़ाने के दिन मिस्टर हेमल कुछ अलग किस प्रकार दिख रहे थे? आंसर, Mr. Hamel was very disciplined, devoted and dedicated teacher in his school. He always kept his terrible rule under his arm. On the last day, he came out by wearing his fine Sunday dress, which he used to wear on specific occasions. On that day, the school looked quite solemn and strange, and there was no hue and cry of any sort. Many distinguished personalities were assembled there to pay their profound respect to the teacher for his 40 years' service. When he addressed the pupils, he told, "My children, this is the last lesson of French." He was too much disappointed by getting the order from Berlin, which stated the ban of teaching French. After that, he told to all about the importance of French language. He was the true lover of this language. Being as a chauvinist, CHAUVINIST, of French language, he taught the grammar lesson in full charm and was followed by all. But on the other hand, he was very sorry about the people of Alsace had never been serious about learning French. In the last, France realized his fault, that he had shirked his classes many times. On that day, he became overwhelmed with deep emotions and looked everything deeply so as to fix them all in his mind forever. With disappointed heart, he wrote on the blackboard, "Vive la France," and made a gesture, "School is dismissed, you may go." मिस्टर हेमल अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा अनुशासन प्रिय और समर्पित शिक्षक थे। वे हमेशा अपने बाजू में भयंकर रूलर दबाकर रखते थे। उस अंतिम दिन को वे सुंदर रविवार वाला वेशभूषा पहनकर आए थे, जिसे वे खास अवसरों पर पहना करते थे। उस दिन स्कूल एकदम शांत था, किसी भी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं था। बहुत से विशिष्ट लोग मिस्टर हेमल को उनके 40 वर्षों की ईमानदारी पूर्वक सेवा के लिए सम्मान देने के लिए आए थे। जब वे छात्रों को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा, "मेरे बच्चों, यह फ्रेंच का अंतिम अध्याय है।" वे अत्यधिक दुखी हो गए जब उन्हें बर्लिन से आदेश प्राप्त हुआ था कि अब स्कूलों में फ्रेंच भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा। उसके बाद उन्होंने फ्रेंच भाषा के महत्व को बताया। वे इस भाषा के सही मायने में प्रेमी थे। फ्रेंच भाषी के अत्यधिक लगाव रखने के कारण वे व्याकरण के पाठों को पूरी तन्मयता से पढ़ाते थे, जिसका सभी अनुसरण करते थे। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें दुख से इस बात का था कि अल्सेस के लोगों को फ्रेंच में उतनी दिलचस्पी नहीं थी। अंत में फ्रेंच ने महसूस किया कि वह पहले कक्षा में फ्रेंच भाषा पर ध्यान नहीं दिया था और कई बार कक्षा में भी उपस्थित नहीं रहा था। उस अंतिम दिन को मिस्टर हेमल अत्यधिक भाव विभोर होकर फ्रांस अमर रहे और अपनी भाव भंगिमा से दर्शाया कि स्कूल का समय समाप्त हुआ, अब आप जा सकते हैं। क्वेश्चन 3, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांस द लिटिल बॉय।
नन्हे फ्रेंच का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर, लिटिल फ्रांस was studying in one of the schools in the district of Alsace. He belonged to a very poor family and he was often asked to work in a mill to earn some money. Due to this, his family couldn't give proper attention towards his study. As a result, he was taking interest in outside environment. Moreover, when he went to school, he often worked in the garden. Gradually, he was cut off from his studies and homeworks, but he was much scared of his teacher, Mr. M. Hamel. On the other hand, Franz had a deep sense of understanding, feeling, and respect. On that day, when he entered into the school, he found peace and calm everywhere. He was much surprised. He couldn't believe that his teacher, Mr. Hamel, was leaving the school due to the order from the Berlin that had banned teaching of French. He was noticing the face gesture of Mr. Hamel while he was teaching. Mr. Hamel taught a lesson in grammar which made indelible impression of Mr. Hamel on the boy. At that time, Franz felt that his teacher was no doubt a very nice, honest, and diligent man. He only couldn't understand him. In the last, teacher wrote on the blackboard, "Long live France," and made gesture, "School is dismissed, you may go." नन्हा फ्रेंड्स अल्सेस ज़िले के एक स्कूल में अध्ययन कर रहा था। वह एक बहुत गरीब परिवार से था और उसे कभी कभी मिल में काम करने के लिए भेजा जाता था ताकि वह परिवार के लिए कुछ रुपए कमा सके। इस कारण से उसका परिवार उसके पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सका। परिणाम स्वरूप वह बाह्य कार्यों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा और फिर वह जब भी स्कूल जाता था वह अक्सर बगीचे में काम करता दिखाई देता था। धीरे धीरे वह पढ़ाई और गृह कार्यों से दूर होता गया, लेकिन वह अपने शिक्षक मिस्टर हेमल से बहुत डरता था। दूसरी तरफ फ्रेंड्स में समझने की शक्ति, संवेदना और सम्मान अत्यधिक था। उस दिन जब वह स्कूल गया तो वहाँ चारों तरफ शांति थी। उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि उसके शिक्षक मिस्टर हेमल विद्यालय छोड़कर जा रहे हैं। इस कारण से कि बर्लिन से एक आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें फ्रेंच भाषा को पढ़ाने से मना किया गया था। मिस्टर हेमल के पढ़ाते वक्त फ्रेंच मिस्टर हेमल के चेहरे की भाव भंगिमा को ध्यान से देख रहा था। उसने ध्यान दिया कि मिस्टर हेमल व्याकरण का एक पाठ पढ़ा रहे थे और वह ऐसा प्रभावी था जो उसके मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ गया। उसी समय उसे यह आभास हुआ कि मिस्टर हेमल निस्संदेह एक बहुत ही सुंदर, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ इंसान थे। वो उन्हें नहीं समझ सका था। अंत में मिस्टर हेमल ने शामपट पर लिखा, फ्रांस अमर रहे, और उनके हाव भाव से लगा कि वे कहना चाह रहे थे, स्कूल का समय समाप्त हुआ, अब आप लोग जा सकते हैं। क्वेश्चन 4, Fran's attitude towards school as well as towards Hamel changes when he comes to know about the takeover of his village by Prussians. Do you agree with reference to the last lesson? फ्रेंच का व्यवहार स्कूल के साथ साथ मिस्टर हेमल के बारे में बदल गया जब उसे यह पता चला कि उसके गांव को प्रशियन ने आधिपत्य कर लिया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? पाठ द लास्ट लेसन के आधार पर अपना विचार लिखिए। आंसर, व्हेन फ्रांस केम टू स्कूल ऑन दैट डे ही फाउंड एन अनयूजुअल साइलेंस देयर। ही वॉज सरप्राइज्ड। ही सॉ that Mr. Hamel was dressed very nicely. He didn't scold Franz but told him to sit at his place so that he may start his lesson. In the beginning of his teaching, he told that it would be their last lesson in French and the new teacher would be arriving the following day. He announced about the order from the Berlin that German was to be taught in school of Alsace and Lorraine. Mr. Hamel overwhelmed after this. Franz was overcome with a feeling of atonement and regretted for wasting his time in other activities.
Now he decided to pay attention to the lesson since school had become very important for him. When Mr. Hamel asked about his homework, that is, learning the rules of participles, Franz couldn't tell. When the teacher told that the villagers had not been able to study and kept the children away from school, this line changed Franz's behavior. He began to realize that school and teacher both are very important. Now Mr. Hamel had become an ideal teacher for him. जब फ्रेंड्स स्कूल आया तब उसने वहाँ एक अपूर्व शांति देखा। वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने देखा कि मिस्टर हेमल बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। उन्होंने फ्रेंच को नहीं डांटा बल्कि उसे अपने स्थान पर बैठने के लिए कहा ताकि वह अपना अध्यापन शुरू कर सके। पढ़ाते वक्त शुरुआत में मिस्टर हेमल ने कहा कि यह फ्रेंच का आखिरी अध्याय है और नए शिक्षक कल विद्यालय में आ रहे हैं। उन्होंने बर्लिन से प्राप्त आदेश को भी सुनाया जिसमें यह कहा गया था कि अल्सेस और लॉरेन के विद्यालयों में अब जर्मन भाषा की पढ़ाई होगी। मिस्टर हेमल बहुत भाव विभोर हो गए। फ्रेंच को अब अपने पूर्व में किए हुए कार्यों पर पछतावा और दुख हो रहा था और उसने अपनी पढ़ाई को छोड़कर अन्य गतिविधियों में अपना समय बर्बाद किया था। अब उसने यह तय कर लिया था कि वह अपने पाठ के प्रति ध्यान देगा क्योंकि विद्यालय उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब मिस्टर हेमल ने अपने दिए हुए गृह कार्य जो कृदंतों के नियमों को याद करने का था के बारे में पूछा तो फ्रेंच कुछ नहीं बता सका। जब शिक्षक ने बताया कि गांव के लोग इसे याद करने योग्य नहीं थे और वे अपने बच्चों को उनके पढ़ाई से दूर रखे, इस वाक्य ने फ्रेंच के व्यवहार को बदल दिया। उसे यह महसूस हुआ कि विद्यालय और शिक्षक उसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब मिस्टर हेमल उसके आदर्श शिक्षक बन गए थे। क्वेश्चन 5. हाउ डिड मिस्टर हेमल डिस्प्ले हिज लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज? मिस्टर हेमल ने फ्रेंच भाषा के प्रति अपना प्यार कैसे व्यक्त किया? आंसर. Mr. Hamel told that French was the most beautiful, the clearest, and the most logical language in the world. The people must guard it among them and should never forget it, because when the people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Mr. Hamel taught French grammar lesson in a very easy way. On the last day, he taught the grammar lesson with much patience. After the grammar, he took a lesson in writing. He told them all to hold fast to their language and culture, for only their language could give them freedom. The teacher had new copies for the students written in a beautiful round handwriting. Franz Alsace. He had the courage to hear every lesson to the very last. He was too overwhelmed to say something, so he wrote on the blackboard, "Vive la France." And finally, with the gesture of his hand, he told the students that the school was dismissed and they could go. मिस्टर हेमल ने कहा कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे सुंदर, स्पष्ट और तार्किक भाषा है। लोगों को इसे अपने बीच सुरक्षित रखना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जब लोग गुलाम होते हैं, जब तक वे अपनी भाषा की पकड़ मजबूत रखते हैं, उनके पास उस कैद से निकलने की चाबी होती है। मिस्टर हेमल व्याकरण के पाठों को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाते थे। उस अंतिम दिन में उन्होंने व्याकरण के पाठ को बहुत ही धैर्यता से पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने लेखन कार्य का कक्षा लिया। उन्होंने सबसे कहा भी, अपनी भाषा और संस्कृति की पकड़ मजबूत रखो क्योंकि वही उन्हें आज़ादी दिला सकती है। शिक्षक के पास बच्चों के लिए सुंदर गोल अक्षर में लिखित फ्रांस अल्सेस की नई प्रतियां थी। प्रत्येक पाठ के बारे में अंत तक सुनने की उनके अंदर साहस थी। वह इतने भाव विभोर हो गए कि वे कुछ बोल नहीं सके। इसीलिए उन्होंने शामपट पर लिखा, फ्रांस अमर रहे, और अंत में अपने हाथ के इशारे से कह दिया कि स्कूल का समय समाप्त हुआ और अब वे जा सकते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। 1. What was the parting message of Mr. M. Hamel to his students and the village elders? What was the effect of his message on them? Give 2 examples from the text to support your answer.
मिस्टर एम हेमल के अलग होने पर उनका विद्यार्थियों और गांव के बड़ों लोगों के लिए क्या संदेश था? उस संदेश का उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? इस संदर्भ में पाठ से 2 उदाहरण लिखिए। आंसर: On the day of the last lesson in French, all the students and village elders were in dismal mood. The atmosphere was peaceful and calm. Mr. Hamel told them that the French language was the most beautiful, clearest, and logical language in the world. They must guard it among themselves and should never forget it. He requested them all to hold fast to their language and culture, for only their language could get them freedom. The village elders came to pay their last reverence to Mr. Hamel. After the teacher's message and views, they all understood very well. They heard him with proper attention and respect. Even little Franz also developed a new respect for Mr. Hamel. He forgot his rudeness and cranky behavior. फ्रेंच के अंतिम अध्याय के दिन सभी विद्यार्थी और गांव के बड़े लोग उदास मन से उपस्थित थे। वहां का वातावरण एकदम शांत था। मिस्टर हेमल ने उन लोगों को बताया कि फ्रेंच भाषा विश्व की बहुत ही सुंदर, स्पष्ट और तार्किक भाषा है। उन लोगों को अपने भाषा की रक्षा करना चाहिए और उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने सबसे निवेदन किया कि वे अपनी भाषा और संस्कृति को पकड़ कर रखें, क्योंकि सिर्फ भाषा ही स्वतंत्रता दिला सकती है। गांव में सभी बड़े लोग मिस्टर हेमल को सम्मान देने के लिए उपस्थित थे। वे सभी बहुत ही ध्यान से और सम्मान से उनको सुन रहे थे। शिक्षक के संदेश देने के बाद उन लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया, यहाँ तक कि नन्हे फ्रेंच के अंदर भी मिस्टर हेमल के लिए सम्मान जागृत हो गया। वह अपने शिक्षक के कठोर और सनकी व्यवहार को भूल गया था। Question 2. Franz's feeling about Mr. M. Hamel and school changed gradually by the end of the text, though he had a great disliking for both in the beginning of the story. It is said that the first impression is the last impression. Is it true in context of the last lesson? Definitely not. Write a small paragraph of about 100 words, penning down your views on a person can be best judged in his first appearance only. मिस्टर हेमल और स्कूल के बारे में फ्रेंच का सोच पाठ के अंत में क्रमशः बदलता गया था। यद्यपि कहानी के शुरुआत में उसके मन में दोनों के प्रति अत्यधिक नफरत की भावना थी। यह कहा गया है कि शुरुआती प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। क्या यह पाठ द लास्ट लेसन के आधार पर सत्य है या बिल्कुल नहीं? एक संक्षिप्त अनुच्छेद लगभग 100 शब्दों में अपने विचार लिखिए। किसी व्यक्ति के बारे में पहली बार में ही अच्छी तरह से जाना जा सकता है। आंसर: इन माई ओपिनियन अ मैन कैन बी जज्ड इन जस्ट वन मीटिंग। इन रियलिटी वन और मोर मीटिंग्स आर नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड एनी वंस बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। मैन बिहेव्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस। वी कैनॉट से दैट इन अ सिंगल मीटिंग अ मैन कैन बी जज्ड. It might be a prejudice. In present situation, every person appears to be social and gentle. We cannot define the inner behavior of any person by their clothes, gestures, habits, etc. Situation and time is required to judge them. Different situations reveal different aspects of one's personality. The best example is here from the lesson, the last lesson. In the beginning, the little Franz disliked going to school because of his teacher, Mr. Hamel, and French language. He was shirking to attend the class and homework, and whenever he went to school, he was often seen in the garden. But the order from the Berlin changed the situation and circumstances. Though Mr. Hamel had been rendering his services since 40 years honestly, but little Franz didn't understand. On the last day, when Mr. Hamel delivered his message to the class and village elders, everyone deeply impressed with him. Now, Franz had also changed his behavior and developed a new respect for Mr. Hamel. He forgot all about his ruler and how cranky he was. मेरे विचार से एक व्यक्ति को पहली ही मुलाकात में नहीं पहचाना जा सकता। वास्तव में एक और 2 मुलाकात भी किसी व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को जानने के लिए पर्याप्त नहीं है।
व्यक्ति का व्यवहार स्थिति और परिस्थिति के आधार पर बदलता रहता है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को पहले ही मुलाकात में अच्छी तरह से जाना जा सकता है। वर्तमान दौर में प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक और सभ्य नज़र आता है। हमें उसके आंतरिक व्यवहार को उसके वस्त्र, हाव भाव और आदतें इत्यादि के आधार पर परिभाषित नहीं कर सकते। उन्हें जानने और समझने के लिए स्थिति और समय भी आवश्यक होती है। विभिन्न परिस्थितियाँ विभिन्न व्यक्ति के विभिन्न बातों को उजागर करती है। सबसे अच्छा उदाहरण इट्स पार्ट द लास्ट लेसन का है। कहानी के शुरुआत में नन्हा फ्रेंच स्कूल जाना पसंद नहीं करता था क्योंकि वह फ्रेंच भाषा और अपने शिक्षक के व्यवहार से चिढ़ता था। वह कक्षा में उपस्थित रहना, गृह कार्यों को करने से बचना चाहता था और जब कभी भी वह स्कूल गया वह अक्सर स्कूल के बगीचे में देखा जाता था। लेकिन जब बर्लिन से आदेश आया तब स्कूल की स्थिति और परिस्थिति दोनों बदल गई। यद्यपि मिस्टर हेमल लगातार 40 वर्षों से ईमानदारी पूर्वक अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन नन्हा फ्रेंच उनको नहीं समझ पाया। उस दिन जबकि हेमल कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे, गांव के बड़े लोग भी उपस्थित थे और उनकी बातों को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। अब फ्रेंच ने भी अपना विचार मिस्टर हेमल के प्रति बदल दिया था और मिस्टर हेमल के प्रति सम्मान विकसित किया। वह मिस्टर हेमल के रूलर और उनकी सनकी व्यवहार को भूल चुका था। Chapter 1 ends here. Chapter 2 will be continued on the next track.